हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है हमारा रसायन विज्ञान, उसकी पहली यूनिट चल रही थी। सिलेबस जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल की। तो केमिस्ट्री में पहली यूनिट है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पे डिस्कशन करना है। मेन जो आधारीय चीज़ें हैं जिससे कि आगे की यूनिटें हमको समझ में आएंगी। तो उसमें बहुत सारा पार्ट कवर हो चुका है ऑलरेडी। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मैंने बताया है, आपको पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और उसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे साथ में आज ही, ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन विद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे बीएससी फर्स्ट ईयर के, टोटल जो मैंने पढ़ाया था, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, सब वहीं से आया था। आप लोग पिछले पेपर देखोगे और पिछले मेरे जो लेक्चर पढ़े हुए हैं आप लोग देखा करिए उसको। उसमें कमेंट में आप देखोगे नीचे बच्चों ने कमेंट किया है पेपर देने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा। पूरा 100% आता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन इतनी महंगी बीएससी की कोचिंगें चलती हैं, आप लोगों को उतने पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ नोट्स और इतने सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, सब फ्री में होगा। तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री की पहली यूनिट जो चल रही है, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान इसकी पहली यूनिट चल रही है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट 01 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। इसमें वांडर वाल्स प्रोसेस पढ़ना है हमको। वांडर वाल्स इंटरेक्शन को हो या फोर्सेस को हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है सॉरी, फजांस रूल और पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ध्रुवण शक्ति वगैरह, ये सब ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर करके मिलेगा आपको, उसमें मिल जाएगा। रिजोनेंस क्या होता है, हिंदी में अनुनाद बोलते हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आप कार्बोनेट आयन आप लोग समझते हो ना, CO3 इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एमसीक्यू टाइप में पूछ लेते हैं। इसका बनाना किस तरह से बनाया जाता है, आपको पूरा बनाना मैंने सिखाया है उसमें। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, अनुनाद ऊर्जा, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं इससे पहले। आप लोग वहाँ करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जितने भी हैं इस टॉपिक के सब बनने लगेंगे, ठीक। तो उसमें मैंने करवा दिया है। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। मेटेलिक बॉन्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस बॉन्ड थियरी, जो वीबीटी है उसके ऊपर है। इसमें फॉर्मल चार्ज जो होता है, फॉर्मल आवेश, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किस तरह से हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किसी चीज़ का बनाते हैं। वैसे तो स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए, अगर स्टार्टिंग से मैं चलूँ तो कई सारे साइंटिस्ट आए, अपनी अपनी थियरी दी, वो आगे चलकर कहीं ना कहीं फेल हुई तो दूसरी थियरी आई। इसी क्रम में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौशल लुईस थे, ठीक है। लुईस, उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के स्ट्रक्चर को बनाना बताया कि इस तरह से डॉट, इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दिखाया, बिंदुओं के रूप में। तो लुईस बिंदु संरचना पढ़ेंगे पहले हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। फिर देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आएंगे जिसमें लुईस डॉट थियरी जो है ये फेल कर जाती है, तब हम फॉर्मल चार्ज का जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं। तो किस तरह से क्या यूज होता है फॉर्मल आवेश का, फॉर्मल चार्ज क्यों लाया गया, इसका क्या मतलब है, तभी समझ में आएगा जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक एक थियरी में आपको समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपके ब्रेन में कंसेप्ट एकदम फिट हो जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए केमिस्ट्री में आप कर सके।
तो पहले हेडिंग लगाएंगे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हालांकि आप लोग 11th में इसको पढ़े होंगे, लुईस बिंदु संरचना, बिंदु संरचना, इसके बारे में सबसे पहले कौशल लुईस ने बताया था। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है, पॉइंट है, पहली बात तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें लिखे जाते हैं। केवल इसमें केवल आउटर मोस्ट, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपको पता है कि जो एटम होता है परमाणु, उसमें कई सारी सेल्स होती है। लास्ट वाली जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसी को आउटर मोस्ट सेल भी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन है कोई एटम, ठीक, क्लोरीन कोई एटम का, क्लोरीन ही एटम है। इस परमाणु में कई सारी सेल्स होंगी, ठीक, इस तरह से इसमें सेल होंगी। आपको इसका एटॉमिक नंबर पता ही है, 17 होता है, और एटॉमिक मास 35.5 होता है, 35.5। तो इस तरह से सेल्स होंगी, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना आता होगा, पढ़े होंगे, नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा सब। 2, 6 इसी तरह से तो भरोगे। पहले देखो इस तरह से करोगे, 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d10, इस तरह से चलेगा ना क्रम। डी देखो पहले में केवल यस होता है, सेकंड सेल में यस और पी दोनों होंगे। फिर जब 3 आएगा, n इक्वल टू 3 चालू होगा, क्वांटम नंबर है ना n, तो यहाँ पे डी भी आ जाएगा। अब देखो 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 और 6 18 हो जा रहे हैं, तो मतलब 17 इलेक्ट्रॉन रखने, तो यहाँ पे 3p5 आएगा। ये जो लास्ट वाली है सेल, ये क्या है, सेल, ये पहली सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी में होने तो ज्यादा चाहिए थे लेकिन इसमें कितने हैं, क्योंकि इसके पास 17 ही है तो यहाँ 5 बचे, मतलब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, 5, 2, 7। तीसरी वाली सेल में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन जब हम बनाएंगे इस तरह से, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इसको बताते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन्स का एटम के चारों ओर, इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं लक्ष्य क्या है हमारा। जैसे कि CO3 2 SO3 2 SO4 2 ये सब स्ट्रक्चर है ना। जैसे कि NH4 प्लस H3O+, ये सारे स्ट्रक्चर हैं। आपको बनाने, इसके स्ट्रक्चर अगर बनाने को दे दिया जाए, जो फॉर्मूला लिखे हैं, तो आप कैसे बनाओगे। जैसे CO3 2 है तो 3 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े होंगे। मान लो आप किसमें डबल बॉन्ड लगाओगे, ये 2 माइनस चार्ज भी हैं, तो कहाँ लगा दोगे इनको, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, या यहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे। ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये सारी थ्योरी आई थी। इसमें सबसे पहले लुईस बिंदु संरचना थी, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे कि एक्चुअल में हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी भर मार के पूछे जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन इस पे मिलेंगे एग्जाम में। आप देखना, पिछला पेपर उठा के देखिए, इससे पहले का जो पिछले साल का पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का, आप देखोगे इस तरह के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम लिखेंगे। तो पहला तो मेन पॉइंट यही है कि इसमें हम एटम के जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ उनको दिखाते हैं, ठीक। और ऑक्टेट रूल फॉलो किया जाता है, फॉलो ऑक्टेट रूल, फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, हर एटम का, सभी एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। मतलब वैलेंस
सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट है ये सेंट्रल एटम के लिए टूट जाता है। सेंट्रल एटम मतलब केंद्रीय परमाणु, जैसे कि BCl3, तो इसमें कौन सेंट्रल एटम होगा? जैसे कि आप स्ट्रक्चर इसका जानते हो, इस तरह से बनेगा BCl3। तो इसमें ये वाला क्या है? ये जो बोरॉन है ये सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल नहीं है, ये तो नॉन मेटल है। ये सेंट्रल एटम है मतलब केंद्रीय परमाणु। तो इसके लिए जो ऑक्टेट रूल है तोड़ सकते हो आप, छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। ठीक, तो इसमें लिखोगे आप सेंट्रल एटम के लिए अष्टक नियम जो है, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, परंतु सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम नहीं। ठीक, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु के लिए हम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट या तो कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 8 से ज्यादा। अब आप कहोगे 8 से ज्यादा कहाँ होते हैं? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि SF6 आपने पढ़ा है, फ्लोरीन हेक्साफ्लोरोसल्फेट। तो ये SF6 जो है, इसमें देखो ये जो सल्फर होता है, तो इससे 4 फ्लोरीन इस तरह से और 2 ऊपर और नीचे से जुड़े होते हैं फ्लोरीन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखो सेंट्रल एटम जो है सल्फर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 से ज्यादा हुए ना, या तो 8 होने चाहिए या 8 से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन जो कॉर्नर साइड में होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, तभी आपका वो स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। सेंट्रल एटम के पास, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो कॉर्नर में है इनके पास 8 होने चाहिए। अब इसी एग्जांपल में देखो हो, तो ये क्या है? फ्लोरीन है, आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सब क्या है? हेलोजन है। क्लोरीन के पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, अभी देखा था ना मैंने, 3s2 और 3p5 आ रहा था लास्ट में, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस तरह से इसका होगा सबका सेम होगा, इसीलिए सेम ग्रुप में रखे गए हैं। ग्रुप इनका इसीलिए सेम है, कई सारी इनकी सिमिलरिटीज हैं। इसी तरह ये भी है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे, 2 2 4 2 6 1 7, तो सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 6 दिखाओगे आप, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, इसके पास भी 6 होंगे बचे हुए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड होता है इसके इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़े जाएंगे, दोनों इसमें भी जोड़े जाएंगे, क्योंकि ये शेयरिंग से बनेंगे। शेयरिंग का मतलब यही होता है, अगर आप हमसे कुछ शेयर कर रहे हैं तो दोनों लोगों का हुआ ना, साझा। तो 8 इलेक्ट्रॉन सबके पास है। सेंट्रल एटम जो है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, इसमें कोई भी त्रुटि, कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो ये पॉइंट है जो लिखा रहा हूं, यही रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। तो आगे का जो इसमें पॉइंट है, पहली बात तो सेंट्रल एटम जो होता है उसमें कितने होने चाहिए? 8 या 8 से अधिक होने चाहिए। अब इसमें अगला पॉइंट आता है नंबर 2, रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, मतलब जो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, उसको चयन करने के लिए नियम। इसमें क्या क्या नियम होते हैं? पहली बात, सबसे कम संख्या में जो होगा, सूत्र में, फार्मूला में, जिसकी
संख्या सबसे कम हो, सबसे कम हो, वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे अभी आपको बताया था SEF6। अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सेंट्रल एटम होगा, कौन बीच में रहेगा, कौन चारों ओर से जुड़ेगा। तो इसमें देखो संख्या किसकी कम है, सल्फर की। सल्फर 1 है, ये 6 है, तो सल्फर बीच में आ जाएगा, सल्फर सेंटर में होगा और इस तरह से 6 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो नियम यही है चयन करने का, जिसकी संख्या कम है वो सेंट्रल एटम होगा। इसके अलावा और इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें जैसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी कम हो, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, उसको हम क्या मान लेते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो विद्युत ऋणात्मकता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। अगर उनको छोड़ दिया जाए, जो अक्री गैसें हैं, नोबेल गैसेस, उनको छोड़ के अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की तुलना में सल्फर की बहुत कम है। तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, इसलिए इसको हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं। ये सब रूल होते हैं। इसके अलावा साइज लार्जेस्ट होना चाहिए, और उसमें पॉइंट लिखेंगे साइज कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट। अगर साइज बड़ा है तो भी हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं। या फिर एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो। ये सारे रूल तक जाना ही नहीं पड़ता है, सबसे पहले वाला जो रूल है यही हर जगह काम कर जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे H2O है, वाटर, आप पढ़े हो, इसमें कंफ्यूज हो कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा, कौन बीच में होगा, कौन कॉर्नर में होगा। तो इसमें ऑक्सीजन का नंबर कम है, इसीलिए तो ऑक्सीजन बीच में होता है और हाइड्रोजन आसपास होते हैं। यह वाटर का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 2 हैं तो उसमें कोई भी सेंट्रल एटम बन सकता है। जैसे कि H2 है तो इसमें तो H और H दोनों सेम ही है, तो इसमें तो रूल की कोई बात ही नहीं होती कौन सेंट्रल है कौन कॉर्नर साइड में रहेगा। इस तरह से जैसे कि आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, तो इसमें कौन सेंट्रल एटम होगा। देखो कार्बन की संख्या 1 है, क्लोरीन की 4 है, तो इसी तरह से तो बनेगा, कार्बन सेंटर में आ गया। मतलब जिसका नंबर कम होगा, जिसकी संख्या कम होगी, वही सेंट्रल एटम होगा। बाकी अगर इससे नहीं आप डिसाइड कर पा रहे हो तो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देखना है, या फिर साइज बड़ा हो उसका, या एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो। इनमें से कोई भी रूल लगा के आप सेंट्रल एटम को पहचान सकते हो। तो इस तरह से सेंट्रल एटम पहचानना है। और इसमें एक 2 मेन पॉइंट आपको लिखवा दूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेंट्रल एटम की तुलना दृष्टि से। जैसे कि कार्बन जो है कार्बन ऑलवेज सेंट्रल एटम की जैसे ट्रीट किया जाएगा। ज़्यादातर आपको मिलेगा कि सेंट्रल एटम होगा। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये हमेशा कॉर्नर में मिलेंगे आपको, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन आप हमेशा देखते हो साइड में ही होता है। जैसे अमोनिया देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर तो 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगे होंगे, एक लोन पेयर होगा। अमोनिया के अलावा आप मेथेन में देखोगे तो इसमें भी 4 हाइड्रोजन यहाँ चिपके हुए हैं। अभी वाटर का मैंने बनाया था तो उसमें भी कॉर्नर में हाइड्रोजन आ रहा है। कोई भी स्ट्रक्चर देखो हाइड्रोजन आपको कॉर्नर में मिलेगा, सेंट्रल एटम कभी नहीं होगा। फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि वो तो हो ही नहीं सकता है, वो तो हमेशा साइड में रहेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब हम बात करें ये सारी चीजें आपको नोट करना है, नोट करते चलेंगे। जो सेंट्रल एटम होते हैं वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी तक राइज कर सकते हैं, जानने की कोशिश में रहते हैं। अब मैक्सिमम कोवैलेंसी वर्ड क्या होता है इसको समझते हैं। एक वर्ड है मैक्सिमम कोवैलेंसी।
मतलब अधिकतम सहसंयोजकता, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम सहसंयोजकता। ये अलग अलग परमाणु की अलग अलग होती है लेकिन फिक्स होती है, जिसकी जितनी होगी मैक्सिमम कोवैलेंसी उतनी ही रहेगी, इससे कम ज़्यादा नहीं होगी। ये सारी चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है, ये बेस है आपकी केमिस्ट्री। ठीक, एक बार मैं आप लोग नोट करिए, तब तक देख लेता हूँ मेरे कैमरे में शूट हो रहा है अच्छे से। हाँ, दिख तो रहा है। मैं फ़ोन के कैमरे शूट करता हूँ, कैमरा है नहीं मेरे पास, आप लोग हेल्प करेंगे तो हो सकता है भविष्य में फ्यूचर में आ जाए कैमरा। तो अधिकतम सहसंयोजकता वर्ड क्या होता है, इसमें मैं आपको ऐसे ही नोट करा रहा हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा पोज करके नोट करेंगे सारे पॉइंट। ये बिंदु ही आगे चलकर बहुत सारा आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन भी आपके यहीं से सॉल्व होंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको नोट्स PDF के फॉर्म में दे दिया जाएगा, लेकिन ये जो साथ साथ वाला काम होता है बहुत ही अच्छा होता है, आपके सीधे ब्रेन में सेट हो जाता है। अधिकतम सहसंयोजकता मतलब जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होती है। कितनी होती है? 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप कहीं भी ऑक्सीजन में देखे होंगे 2 से अधिक बॉन्ड नहीं होंगे, 2 से कम हो सकता है, कभी कभी रेयरली एक बॉन्ड भी देख सकते हो आप, जैसे कि वाटर में ही देखते हो सिंगल, वाटर में भी 2 ही होते हैं, सॉरी, जैसे ये है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन के तो 2 ही बॉन्ड हुए हैं ना। कहीं भी देखते हो आप C+O, जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हो आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये क्या है? ये कीटोन है ना। इस तरह से एक हाइड्रोजन हो 2 तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। C+O OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो सब में देखते हो कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड रेयरली, ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 है इसकी, इसके ऊपर नहीं हो सकती। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि कितने बंध कोई एटम बना सकता है, उसी को उसकी कोवैलेंसी बोलते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब अधिकतम कितने बना सकता है। तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, इससे अधिक नहीं बना सकता। तो ट्रिपल तो ऑक्सीजन के पास आप कभी नहीं देखोगे, रेयर केस में आप सिंगल बॉन्ड देख सकते हो, वरना मैक्सिमम 2 ही आपको मिलेंगे। जैसे कि ये जो OH वाला ऑक्सीजन है, इसमें आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, इसके पास भी 2 ही है, क्योंकि OH है ना, तो ये इसको बनाओ ऐसे, 1 और 2 बॉन्ड हो गए ना। तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादातर आप 2 ही देखोगे, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो गई? 2। अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होती है। 5 होती ही, ये भी 2 रूपों में, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। इसके अलावा अगर सल्फर की देखें तो इसकी 6 होती है मैक्सिमम कोवैलेंसी। आप देखे ही थे SF6 में, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड इसके बने हुए थे? 6, इससे अधिक ये नहीं बना सकता है। ठीक, तो इसके मैक्सिमम 6 हैं, लेकिन ये मिल कई टाइप से सकती है, 2 के रूप में भी होता है, 4 के रूप में भी होता है, और 6 के रूप में भी होता है। जैसे आप SF4 भी देखे होंगे स्ट्रक्चर, SF4, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे 6, तो अधिकतम की बात करेंगे तो 6 ही आएगा। 2, 4, 6 हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 7 नहीं हो सकती कभी भी, मैक्सिमम 6 ही जाएगी। इसी तरह से जैसे कि हम बात करें भी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में आते हैं, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 3 होती है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, 4 कर सकता है, 4 कर सकता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। नाइट्रोजन नेवर शो, कभी भी नहीं शो कर सकता है 5 कभी भी नहीं शो कर सकता है। ये आगे की यूनिट में बहुत डिटेल में आएगा कि जो फास्फोरस होता है PCl5 के रूप में होता है, लेकिन NCl5 नहीं बन सकता। क्यों? NCl3 बन सकता है, NH3 बन सकता है, PH5 बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा, लेकिन ये 5 वैलेंसी नहीं शो कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है ये आगे बताएंगे आपको, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं होते हैं आगे की सेल में, छोटा एटम है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेंट्रल एटम होते हैं, सेंटर में होते हैं, वो कोशिश करते हैं अपने मैक्सिमम वैलेंसी तक जाने के लिए। ठीक, ये हो गया कोवैलेंसी वाला फैक्टर। अब इसके बाद में हम समझेंगे
अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी स्ट्रक्चर पे प्लस चार्ज आ रहा है, कहीं भी यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज होगा स्ट्रक्चर में, तो वह हमेशा सेंट्रल एटम पर ही होगा। जैसे कि NH4 प्लस, तो ये जो स्ट्रक्चर में प्लस आ रहा है ये सेंट्रल एटम पे ही होगा। इसका स्ट्रक्चर आप अगर सही बनाओगे करेक्ट, तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन लगे होंगे और जो प्लस का चार्ज है वो नाइट्रोजन पे होगा, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। जैसे कि H3O प्लस, ये जो प्लस का चार्ज है ये भी सेंट्रल एटम पे है। ऑक्सीजन से इस तरह से आप 3 बॉन्ड बना लीजिए और इस पे एक प्लस चार्ज होगा, एक लोन पेयर होगा, तो ऑक्सीजन पे ही पॉजिटिव आ रहा है। तो ये भी यूनिवर्सल नियम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पर होगा। ठीक, जो निगेटिव चार्ज होगा हमेशा कॉर्नर एटम पर होगा। जैसे कि CO3 2 माइनस हो गया, और SO3 माइनस हो गया, SO4 2 माइनस हो गया। ये जितने भी निगेटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं ये सब किस पे होंगे, कॉर्नर वाले एटम पे। CO3 में ऑक्सीजन पे होगा, लेकिन कहाँ होगा ये आगे हम देखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट करिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट करने में तो आप माहिर हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू लेक्चर को बढ़ाते हैं। अब इसमें हम नियम तो लगभग सभी देख चुके हैं। अब सीधा देखेंगे किस तरह से हम सही स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, कैसे सही स्ट्रक्चर बनाया जाए। इसमें एक फॉर्मूला भी हमको लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। क्यों क्या है, क्यों है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना निगेटिव चार्ज है वो जोड़ देना है और पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देना है। इसके अलावा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। फिर तीसरा फॉर्मूला इसमें रहेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम ये दो चीजें निकालना सीख लें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा, Q में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। ये फार्मूले से ही हमको सारी चीजें आगे स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 जगह यूज होंगे, इनका यूज 2 जगह होगा। एक जगह तो लोन पेयर के रूप में ही होगा, और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए, मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए, फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग।
इसका जो यूज होगा, प्रयोग कहाँ कहाँ हम करेंगे, पहला तो लोन पेयर के रूप में ही हो सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए, जैसे कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए, कामा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं और उस पर हम इसका प्रयोग करते हैं, इस नियम का, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो आसान सा हम पहले बहुत ही आसान एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि आप बचपन से इतने छोटे थे तब से उसका नाम लेते आ रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2। सोच रहे होंगे सर इसका तो हर कोई जानता है कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे बना दी, फिर भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं ताकि कोई भी बच्चा ये ना कह पाए लास्ट में सर मुझे क्वेश्चन करना नहीं आता। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लाइव सेशन होगा, लाइव करवाऊंगा, अगर किसी का आंसर गलत आया तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारा दिया हुआ सजा क्या है, बहुत तगड़ी मिलेगी इसमें। तो अभी से सारी चीज़ें यहाँ से सीखते चलेंगे। जैसे H2 के लिए अप्लाई करें तो इसका क्यों निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकालोगे, तो क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, ये भी लिख लो, और ना कहोगे किसका किसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बैलेंस कितनी होती, एक इलेक्ट्रॉन होता ना हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एटम कितने हैं, 2, तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम निकालने हैं, 2 में कितने होंगे, 2, तो इसके पास क्यों आया 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया था 2, देखो 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, एक ही तो बॉन्ड है, तो 1 कर देंगे, कितना हो गया, 2 1 कम 2। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्यों माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0 हो जाएगा, इसीलिए तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, एक ही बॉन्ड है बीच में। समझ में आने लगा। जैसे कि ऑक्सीजन होता है, अब ये वाटर का बनाओगे आप तो इसके पास देखो 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास कोनो नहीं है, यहाँ है नहीं है, तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि इसमें कोई भी नहीं होने चाहिए। जैसे ही हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 - 2 = 0 आ गया। अब आगे जैसे कि कोई और स्ट्रक्चर आपको देखना है और उसमें ये डिसाइड करना है कि किस तरह से चार्ज कहाँ पे होगा, चार्ज वाले में ही ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हम देख लेते हैं H3O+, थोड़ा चेक कर लूँ, वहाँ तक दिख रहा है बोर्ड में कैमरा, हाँ दिख तो रहा है। तो H3O+ में क्या करेंगे हम, पहले क्यों निकालेंगे, क्यों निकालोगे तो कितना आएगा, ऑक्सीजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस हाइड्रोजन के कितने होते हैं 3, मैंने बताया था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस किसके, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बताया था क्यों निकालने में कि निगेटिव चार्ज को जोड़ोगे, पॉजिटिव को घटाओगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 आ रहा है तो -1 कर देंगे, तो 6 3 9 1 गया, बचा कितना 8। तो इसमें क्यों जो होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 8। अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। अब हमको पता ही नहीं इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, क्योंकि हमको क्या बनाना है, हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एग्जैक्ट। तो पहले हम एक बॉन्ड बना लेते हैं हमेशा, क्योंकि ये तो पता ही है आपको, कोई भी एटम हो कम से कम 1 बॉन्ड तो बनाया ही होगा, 2 3 कहाँ आएंगे, कहाँ प्लस चार्ज कहाँ माइनस चार्ज, ये हम इसमें चेक करना है हमको। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे चूज करेंगे, जो कम से कम संख्या में होगा, इसमें कम संख्या में ऑक्सीजन तो इसको सेंटर में कर दिए, और तीनों हाइड्रोजन पे हम एक बॉन्ड बना दिए। अब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाना है H3O+ का, कैसे बनेगा, और ये चार्ज हाइड्रोजन पे होगा या ऑक्सीजन पे कैसे आएगा, ये सब इसी फार्मूले से निकलेगा। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 करो, तो टोटल कितने आ गए 3 दूना 6। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है क्यों
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्यों कितना आया है 8, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 इक्वल टू 0, 2, ठीक है सॉरी 2 आया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आया 2, मतलब एक लोन पेयर होगा। अब वो लोन पेयर कहाँ होगा, ये जो लोन पेयर है ये कहाँ होगा, हाइड्रोजन पे होता ही नहीं, कहाँ होगा, यही तो होगा। अब बात करते हैं हम प्लस चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्टेट सबका पूरा करना पड़ेगा। क्या पूरा करना पड़ेगा, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट में आपको बता दूं कि सभी एटम के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे एटम हैं जिनका डुप्लेट होता है, ऑक्टेट नहीं होता है। क्या होता है, डुप्लेट इनका कंप्लीट होता है, ठीक, क्योंकि इनके पास केवल यस ही होता है, एक ही सेल होती है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन यस वाले में जाते हैं, 1s2। हालांकि हाइड्रोजन के पास एक ही है तो मैक्सिमम 2 जा सकता है, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा, डुप्लेट। अब डुप्लेट कंप्लीट होगा तो इसका देखो डुप्लेट कंप्लीट 1 2, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, 2 2 इलेक्ट्रॉन सबके पास। ऑक्सीजन के पास भी 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने हैं 8 हैं। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमने बताया था कि वो हमेशा कहाँ होगा, सेंट्रल एटम पे, नेगेटिव चार्ज साइड पे होगा। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि NH4 प्लस की, किसकी करते हैं, NH4 प्लस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH4 प्लस। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बना देते हैं कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन से इसने बॉन्डिंग कर लिया और एक हाइड्रोजन H प्लस कहीं घूम रहा था तो इसने लोन पेयर इसको डोनेट किया और ये आके इससे चिपक गया। जब इससे आके ये लोन पेयर लेके हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसने नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसलिए इसमें प्लस चार्ज आ गया, स्ट्रक्चर ये बन गया। बात ये सही है, लेकिन कैसे बनेगा आपको आना चाहिए। इसको प्रूव कैसे कर सकते हो कि ये सही है, आप कैसे कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर सही है। इसमें कहीं लोन पेयर भी तो आ सकता था, नहीं आया, क्यों नहीं आया। अब इस वाले फॉर्मूले से हम देखेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। नाइट्रोजन के कितने होंगे 5, हाइड्रोजन का 1 होता है, एटम 4 हैं तो 1 चक्कू 4, तो 5 + 4 9 हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज घट जाता है, देखो क्यों निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस, मतलब प्लस जोड़ रहे हो नेगेटिव वाले को और घटा रहे हो पॉजिटिव वाले को, तो पॉजिटिव चार्ज है तो घट जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज 1, तो 5 और 4 9 में से 1 गया, बचा 8, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आए टोटल। अब हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे पहले हम एक एक बॉन्ड बना लेते हैं सिंपली, क्योंकि एक तो कम से कम होगा ही ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, या लटक के जुड़ा हुआ है इससे। 2-3 कब बनाएंगे ये फार्मूले से पता चलेगा, चार्ज आएगा या नहीं आएगा फार्मूले से पता चलेगा, लोन पेयर होगा या नहीं फार्मूले से पता चलेगा। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, देखो 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है तो 4 दूनी 8। अब लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 8 0 हो जाएगा, 8 - 8 = 0। इसीलिए इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर कितना निकल रहा है 0। तो स्ट्रक्चर में लोन पेयर आएगा नहीं आएगा, बॉन्ड सिंगल होगा डबल होगा, ये सारी चीज़ें हम इन 3 फार्मूले से निर्धारित कर सकते हैं और अपना एग्जैक्ट बना सकते हैं क्या स्ट्रक्चर। तो इसके अलावा भी जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फॉर्मल चार्ज कहाँ यूज होगा। एक स्ट्रक्चर है NO3 माइनस, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है। क्या है, नाइट्रेट आयन। अगर इसकी हम बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा तो कैसे बनाएंगे, पहले इसके लिए हम क्यों निकालते हैं, क्यों क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। तो कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 के पास कितने होंगे, 6 × 3 = 18, तो 18 कर दिए। अब इसमें एक निगेटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज को हम जोड़ देते हैं, तो एक निगेटिव चार्ज है, एक जोड़ दीजिए, 18 × 5 = 23 और 1
24 मतलब 24 आ गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड। और नंबर ऑफ बॉन्ड ऐसे तो कितने रहे, कितने, तो सिंपली हम एक एक पहले ड्रॉ करते हैं। 3 ऑक्सीजन को इस तरह से बना लिए। अभी ये नहीं पता निगेटिव चार्ज कहाँ होगा, कौन से ऑक्सीजन पे होगा या नाइट्रोजन पे होगा। ये तो पक्का है कि नाइट्रोजन के पास नहीं हो सकता। मैंने बताया था अभी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है और निगेटिव हमेशा कॉर्नर साइड में। जैसे कि आपको कई सारे एग्जाम्पल भी बताए थे। देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे सेंट्रल एटम पे, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम पे, तो निगेटिव होगा तो कॉर्नर साइड में ही, लेकिन किस वाले ऑक्सीजन पे होगा, और क्या ये संरचना सही है या नहीं, कहीं डबल बॉन्ड आएंगे या नहीं, ये सब अभी निकालते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं टोटल? 3। तो 3 दूना 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब हम निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्यू कितना है? 24। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितना बचा? 18। अरे भाई इतने लोन पेयर आ गए इस बार। हर जगह 0 आ रहे थे लोन पेयर, यहाँ पे 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसको समझना। 18 मतलब लोन पेयर कितने होंगे? 9। तो लोन पेयर हम बनाते हैं इस पे। इसको थोड़ा उधर बना देता हूँ साइड में। N ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से था और 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए। हाँ मुझे लग रहा था स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा, चलो इधर बना लेते हैं। साथ साथ आप नोट करते रहिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे मिटा दिया हूँ। ये है NO3- का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। अब इसमें ड्रॉ करना है हमको 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर 2 3 4 5 6 7 8 9 लोन पेयर मैंने बना दिए। 9 लोन पेयर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमको ऑक्टेट देखना है, सबका ऑक्टेट पूरा है या नहीं। तो मैंने ये बताया था जो कॉर्नर साइड में होते हैं, जो रूल अभी लिखवाए थे इससे पहले, कॉर्नर साइड वालों का हमेशा ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। सेंट्रल जो एटम है उसका या तो ऑक्टेट पूरा हो या फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 या उससे ज़्यादा, कम नहीं होने चाहिए। मतलब ऑक्टेट तो सबका पूरा ही होना चाहिए। सेंट्रल के लिए बस इतनी थी वरीयता है कि 8 से ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। और कॉर्नर वाले के पास ना कम ना ज़्यादा, 8 ही होने चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है ये, और ये 2 बॉन्ड वाले 6 2 8 पूरा है। इसके पास भी 6 2 8, इसके पास भी 6 2 8। लेकिन नाइट्रोजन के पास अगर देखें तो 2 2 4 2 6 ही, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। भाई इसके पास तो कम होने ही नहीं चाहिए। सेंट्रल एटम के पास या तो 8 हो या फिर मोर देन 8, ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, तो नाइट्रोजन के ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन हटा के उसको हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा देंगे। अब देखो 2 2 4 और 2 बॉन्डों के कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 इसके पास भी, और नाइट्रोजन के देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब इन सबके कंप्लीट हो गए। लेकिन अब समस्या ये है कि माइनस चार्ज कहाँ पे दिया जाए, किसको दिया जाए, इस ऑक्सीजन को या इसको या इसको, ये कैसे पता चले? भाई साहब यही वो पॉइंट है जहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कोसेल-ल्यूइस की थियरी फेल हो जाती है। NO3- नाइट्रेट आयन की व्याख्या नहीं कर पाता है स्ट्रक्चर की। तो इसके आगे फॉर्मल चार्ज का क्या होता है? आगमन होता है। जैसे युगों का आगमन होता है, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, उसी तरह से इसमें थियरियाँ चलती हैं। तो लुईस की थियरी यहाँ पे फेल हो गई, उसने स्ट्रक्चर एग्जैक्ट नहीं बना पाया। यही 3 फार्मूले थे लुईस ने बताया था। बाकी सेंट्रल एटम पहचानना, कौन सेंट्रल एटम होगा, कितने कैसे बॉन्ड बनेंगे, लेकिन इस पे कहाँ पे चार्ज माइनस रख दें हम, ये नहीं पता चला। लुईस के जो पोस्टुलेट से उससे कुछ नहीं पता चला। तो इसमें हम किस तरह से माइनस चार्ज को बनाएं, इसको हम समझते हैं किससे? फॉर्मल चार्ज से।
तो फॉर्मल चार्ज जो टॉपिक है, वैसे भी ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम फॉर्मल चार्ज बताएंगे आपको, और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि जो मैक्सिमम मिलते हैं हमको, वही कार्बोनेट आयन CO3 2- जो कई बार मैंने बताया अभी, SO3- है, SO4 2- है, ठीक। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस के जो जितने भी, जैसे फास्फेट आयन है PO4-, ये सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब आएंगे, कहाँ पे माइनस होना चाहिए, कहाँ डबल बॉन्ड होगा, कहाँ सिंगल होगा, इन सब जगह फॉर्मल चार्ज काम करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे जहाँ फॉर्मल चार्ज भी फेल हो जाएगा, तो उसमें हम दूसरी थियरी पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए सब, साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा आगे अगले लेक्चर में, वो हम फॉर्मल चार्ज डिस्कस करेंगे। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो आज हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये स्टार्ट भी हम कर दिए और फेल भी हो गया नाइट्रेट आयन पे। इसके बाद में अब सेकंड जो आपका आएगा, सेकंड हम पढ़ाएंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज या हिंदी में आवेश बोलते हैं, फॉर्मल आवेश। ये क्यों आया आपको पता चल गया है, लेकिन कंप्लीटली इसके बारे में डिटेल पोस्टमार्टम कल होगा। 3 नंबर पे हम इसी थियरी में, मतलब बॉन्डिंग की थियरी बहुत सारी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे VBT, बैलेंस बॉन्ड थियरी। इसमें सिडविक का कंसेप्ट भी आता है, जिन्होंने बहुत सारा जो हमारा उप सहसंयोजन यौगिक हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें भी उन्होंने कंसेप्ट दिए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे बैलेंस बॉन्ड बनते हैं, सिडविक कंसेप्ट वगैरह सब आए। लुईस स्टार्ट कुछ नहीं कर पाए, तो स्टार्टिंग किए थे, लेकिन भाई स्टार्टिंग भी तो करने वाला कौन होना चाहिए, यही स्टार्टिंग किए थियरी की, तो उसमें कुछ हद तक स्ट्रक्चर बन पाए, फिर आगे प्रॉब्लम हुई तो दूसरे साइंटिस्ट खोजने लगे। VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। फोर्थ